डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हिस्ट्री का सॉल्यूशन सेट नंबर 3 का। इससे पहले सेट नंबर 4 और सेकंड और 1 करा दिया गया है। थर्ड सेट बीच में रह गया था तो इसको करवा रहे हैं। इसके बाद में फिफ्थ सेट भी करवा देंगे। कमेंट करते रहिए ताकि आपके सॉल्यूशंस जल्द से जल्द अवेलेबल करा दिए जाएं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 13 दिसंबर 1946। उसके बाद में राजस्व पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 में इलाहाबाद में। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो रोटी और खिलता हुआ कमल। उसके बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया? तो 1564 ईस्वी में। उसके बाद में संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आठवां क्वेश्चन जो है, इसमें तीन कठिया पद्धति से क्या समझते हैं? तो तीन कठिया पद्धति कुछ भी नहीं थी। इन्होंने क्या है कि एक जो है अनुबंध लगाया गया किसानों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा कि उनको जो है अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य होगा। यही तीन कठिया पद्धति कहलाया। ठीक है, बस इतना सा समझ लीजिए आप। उसके बाद में इसमें पूछा गया कम्युनल अवार्ड क्या था? तो ये कम्युनल अवार्ड क्या था कि जो आपका सांप्रदायिक जो अलग अलग जो धर्म के लोग थे, उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, इस तरह से, तो चुनाव क्षेत्र के लिए जो उनको निर्णय दिया जाता था जिसे कम्युनल वार्ड कहते थे। ठीक है, तो यही एक चीज़ थी। उसके बाद में आते हैं खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं? तो अच्छी तरीके से हमने कई बार डिस्कस किया है कि खिलाफत आंदोलन जो है 20वीं सदी में पूर्वार्ध में मुस्लिम समुदाय द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन की भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में एक अहम भूमिका रही। महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन को जो है असहयोग आंदोलन में सम्मिलित करके हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया गया था, परंतु खिलाफत आंदोलन अपने लक्ष्यों की या उद्देश्यों की पूर्ति में सफल नहीं हो सका। रॉलेट एक्ट पर एक टिप्पणी लिखनी है, तो देखो रॉलेट एक्ट के ऊपर तो हमने टिप्पणी पहले वाले सेट्स में भी कर रखा है, तो इसको आसानी से आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ नया तो है नहीं। ठीक है, इसके बाद में आपका धन के निष्कासन से क्या समझते हैं? तो धन के निष्कासन से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से जिसमें किसी एक देश से दूसरे देश की ओर धन का निरंतर प्रवाह होता रहे, लेकिन उसके बदले में पहले देश को दूसरे देश से कुछ भी प्राप्त ना होता हो, और ना तो उसे धन के बदले में कोई वस्तु प्राप्त होती है, ना ही कोई सेवा प्राप्त होती है, और ना ही कोई अन्य लाभांश प्राप्त होता है। धन के प्रवाह, यह एकादिशीय प्रक्रिया धन निष्कासन अथवा धन का बहिर्गमन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, वेल वेवेल प्लान क्या था? तो वेवेल प्लान जो था ना, ये देखिए कैसे इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जब 1943 में लॉर्ड वेबेल को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, तो उस समय भारत में उपस्थित गतिरोध को दूर करने के लिए प्रयास किया गया, और मार्च 1945 में विचार विमर्श के लिए इंग्लैंड गए, और उन्होंने 14 जून को भारतीय राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रस्ताव, जिसे बेबेल योजना कहा गया, को भारतीय जनता के लिए जारी किया। बेबेल योजना के प्रावधान जो थे उसमें क्या था कि केंद्र में नई कार्यकारी परिषद का गठन करना, और जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य सभी सदस्य भारतीय होंगे, और रक्षा को छोड़कर अन्य सभी विभाग जो है भारतीय सदस्यों के नियंत्रण में रहेंगे। ये चीज़ जो है प्लान था उसका, और उसमें ये चीज़ें शामिल की गई थी। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो भैया आज़ाद हिंद फौज के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, समझते भी हो, तो आज़ाद हिंद फौज के बारे में आप संक्षिप्त टिप्पणी जो है दे सकते हो। और इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, भैया कितनी बार पढ़ेंगे यार इन सब चीज़ों को, है ना? याद हो गया होगा अब तक तो आपको। तो 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसमें जो है जानती हैं कि आज़ाद हिंद जो फौज था, इसका गठन जो है आपको कहाँ किया गया था? जापान में किया गया था। और इसकी जो वो थी, क्या कहते हैं, क्रांति के नेता, वो जापान में टोक्यो में थी। ठीक है ना? अब इसके बाद में आपका 1857 की, पता ही है, बहुत सारे इसमें संगठन और एकता का अभाव था, नेतृत्व का अभाव था, क्योंकि क्रांति कहीं हर जगह पे अलग अलग समय पे हुई थी, और परंपरावादी जो हथियार थे वो एक इसका कारण थे, क्योंकि आधुनिक हथियारों को यूज़ नहीं किया गया था। सीमांतवादी प्रारूप था। बहादुर शाह द्वितीय की
अनिभिज्ञता थी, बहुत सारे कारण थे यार, आप कितने भी लिख लो, कमी नहीं है। लेकिन सारे क्वेश्चंस के आंसर परफेक्ट तरीके से लिखना। यहाँ पे जो आंसर्स दिए जा रहे हैं ना, वो इधर उधर से घुमा के नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को बताया जाता है। भारत में कृषि के व्यावसायीकरण पर प्रकाश आपको डालना है, तो कृषि के पूरे व्यावसायीकरण पे हमने यहाँ प्रकाश डालते हुए पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा है। आप इस पैराग्राफ को जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को पॉज करके कृपया इसको पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आप यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ हालांकि तक, और हालांकि से नीचे वाला जो पार्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें से आप 2 4 लाइन 5 लाइन जो भी आपको कम करनी है, क्योंकि 16वां क्वेश्चन है, 5 नंबर कैरी कर रहा है, तो आप इसमें से हालांकि से लेकर के और नीचे तक का पूरा कर लें। इसमें से कुछ भी 2 4 लाइनें आप अपनी मर्जी से जो आपको याद ना होती हों उनको आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? दोबारा बोल रहा हूँ, इतने बड़े आंसर में से जो लाइनें आपको अच्छे से याद नहीं होती है उन लाइनों को छोड़ देना। जैसे सपोज करिए कि वर्ष 1860 के 60 केरोई के उछाल ने कीमतों को बढ़ा दिया, लेकिन ज़्यादातर ने बिचौलियों को लाभ पहुंचाया, ठीक है। इससे भयानक अकाल पड़ा। तो देखिए, ये अगर आपको लाइन नहीं आती है, नहीं याद होती है, तो इस पूरे लाइन को हटा सकते हो आप, फिर आगे अगली लाइन से स्टार्ट कर सकते हो। एग्जामिनर को केवल जो है मेन मेन पॉइंट चाहिए, तो वो पढ़ता है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, फिर से वही आपका सेट वाला। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन तो आप जानते हो, महात्मा गांधी की उपलब्धि, और उन्हीं ने जो है इसको शुरू किया। उसके बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी गई, और ये जो है अवज्ञा आंदोलन चलता ही रहा, घूमता ही रहा, प्रसार होता ही रहा इसका, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ बाई पैराग्राफ लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन समझ में आपको आएगा। 18वां जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का वर्णन करना है। तो यहाँ पर जो है हमने सुभाष चंद्र बोस की भूमिका जितनी अच्छी हो सकती थी उतनी अच्छी भूमिका उनकी यहाँ पे हमने प्रज्वलित की है। आप देख सकते हो पूरी की पूरी जो है एक पैराग्राफ में लिखा है और संगठित रूप से लिखा है, ठीक है। तो इसको आप इसी तरह से आप नोट कर लोगे, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आराम से इसको पढ़ लेना। अगला जो क्वेश्चन है 19वां, अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करिए। तो अकबर की हमने सारी नीतियों की विवेचना जो है इससे पहले वाले सेट्स में कर रखे हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, और नहीं ध्यान दिया है तो दोबारा जो सेट देखना, तो उसमें अकबर की सारी नीतियों को हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक अकबर जो है एक कहते हैं बहुराष्ट्रीय शासक माना गया। तो उसके सारी हम नीतियों को, हम धार्मिक नीतियों को भी उसमें बताया था, उसने जो जो प्रयास किए थे वो भी बताया था, सब कुछ उसमें हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ तक आप इसको देख लोगे 1575 तक, और उसके बाद में 1575 से आगे की जो कार्रवाई है आप यहाँ पे देख लोगे। इनको देख लो आप आराम से, और फिर आगे की जो पार्ट है उनको बताता हूँ। इस वीडियो के जैसे ही ये वीडियो खत्म होने वाला होगा, सामने आपके प्लेलिस्ट आएगी, और उस प्लेलिस्ट को देख करके आप, जो अब प्लेलिस्ट आने वाली है, तो इस प्लेलिस्ट को देख करके आप टच करोगे प्लेलिस्ट को, एक बार उंगली से टच करोगे, सारे के सारे वीडियोस जितने भी बनाए हैं हमने वो सारे आपके सामने होंगे, तो आपको कोई भी वीडियो सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। शेयर जरूर करिए, लाइक करिए मोस्ट ऑफ मोस्ट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके सॉल्यूशंस को जल्द से जल्द कंप्लीट करा दिया जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।